वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में डाउनफॉल कैसे हुआ। ठीक है, भारत में पतन कैसे हुआ। देखिए पुर्तगाली शक्ति का, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि पुर्तगाल जो था वो प्रथम यूरोपीय देश था। जो ये पुर्तगाल है, ये प्रथम यूरोपीय देश था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। ठीक है, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था व्यापारिक उद्देश्य से। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भारत आने के क्रम में सबसे पहला देश पुर्तगाल था। उसके बाद देखिए, उसके बाद डच हो गए। तो डच कहां होंगे? देखिए ये डच है, नीदरलैंड। यूरोप में, ये पूरा यूरोप है। तो नीदरलैंड के निवासियों के लिए और उनकी भाषा के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे डच कहा जाता है। ठीक है, तीसरा यूरोपीय देश था, ये था यहां पर ब्रिटेन। ठीक है, और चौथा यूरोपीय देश है फ्रांस। लेकिन ये प्रमुख देश हैं। हाँ, ये चार प्रमुख देश हैं जिन्होंने भारत में अपना प्रभाव छोड़ा। हालांकि फ्रांस के पहले एक और यूरोपीय देश भारत आया था और वो था डेनमार्क। देखिए यहां पर होगा डेनमार्क। तो आपको देखिए इन्हीं चार शक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन कई बार सवाल एग्जाम में पूछ देता है। तो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, देन आप कहेंगे डेन यानी कि डेनिस, और तब कहेंगे फ्रांस। तो ये पांच हो गए। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत आने के क्रम में, भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस का स्थान जो है वो चौथा है। तो उस समय आप मात खा जाएंगे अगर इस क्रम पे ध्यान देंगे। देखिए बेसिकली पांचवा है, 1 2 3, ये डेनमार्क और फिर फ्रांस जो है ये पांचवा है क्रम में। लेकिन अगर प्रमुख कंपनियों की बात करें तो चौथा देश ही है। ठीक है, तो इन्होंने ही अपना प्रभाव छोड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा, PDEF, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस ये है, समझ ही गए होंगे। अब देखिए आपको मैं बताऊं, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, हालांकि बहुतों को पता होगा कि आखिर ये क्यों आए। व्यापार करने के उद्देश्य से। हमें आज बात करनी है बस कि भारत में पतन कैसे हुआ। पुर्तगाल जो था वो पहला देश था, पहला यूरोपीय देश था। तो देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मध्यकाल में यूरोप जाने के जो दो मार्ग थे वो इस तरह से थे। एक स्थल मार्ग था, भारत से लोग ऐसे स्थल मार्ग से तुर्की पहुंचते हुए यूरोप में प्रवेश करते थे। देखिए यहां से भारत से ऐसे तुर्की पहुंचेंगे और फिर यूरोप में इन करेंगे, यानी तुर्की पहुंचना अनिवार्य था यूरोप पहुंचने के लिए। और दूसरा, ये पहला मार्ग था। दूसरा मार्ग था ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग था। एक मार्ग ये था, यहां से सामान आपको अरब सागर से चढ़ा लिया जाएगा, कहां पे? जहाज पे। और फिर ये फारस की खाड़ी है। देखिए फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, यहां से ले जाया जाएगा या फिर ले जाया जाएगा ये रेड सी, लाल सागर से, और कुछ दूरी तक इसको ले जाया जाएगा। और कुछ दूरी तक ये जाएगा जमीन पर, अरबियन पेनिसुला पे उतार लिया जाएगा और फिर इसे इस भूमध्य सागर वाले हिस्से में, अरबियन पेनिसुला से उतार लिया जाएगा भूमध्य सागर में। ठीक है, और यहां से फिर सामान यूरोप चला जाएगा। तो यही दो मार्ग थे, एक ये स्थल मार्ग और ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग। ये मैं बता चुका हूं पहले भी रेगुलर क्लासेस में। हुआ क्या था कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी इन देशों को समुद्री मार्ग से भारत आने की। तो आप देखेंगे कि 1453 में मैंने बताया था, 1453 में यहां पर एक जगह था कुस्तुनतुनिया। ये एक जगह है कुस्तुनतुनिया, आज ये तुर्की में है, उस समय यूरोप में था। और कुस्तुनतुनिया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मैंने बताया था पूर्वी रोमन साम्राज्य को बैजाइंटाइन एम्पायर या बैजंतिया साम्राज्य भी कहा जाता था। तो उसी की राजधानी ये कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। तो लोग स्थल मार्ग से ये तुर्की पहुंचते थे और तुर्की पहुंचकर यहां एक जलसंधि थी, बास्पोरस की जलसंधि। ठीक है, इस बास्पोरस की जलसंधि को क्रॉस करते ही वो कुस्तुनतुनिया पहुंच जाते थे और वैसे यूरोप में उनकी एंट्री हो जाती थी। लेकिन 1453 में ऐसा हुआ कि यहां पर तुर्की में एक उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है, ऑटोमन तुर्क्स, और वो
कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेते हैं कब 1453 में। और उनके अधिकार करने के बाद ये रास्ता जो है उनका अधिकार हो जाएगा और उस्मानिया तुर्क इस पूरे कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लेंगे और इस तरह से ये रास्ता जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये स्थल मार्ग बंद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मार्ग ये जो था अरब नियंत्रण वाला, फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, सॉरी ये पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी और ये लाल सागर, ये वाला जो रूट था जिससे सामान जाता था, फिर ये अरबियन पेनिसुला यानी अरबियन प्रायद्वीप पे उतरेगा जमीन पर और फिर यहां से ये भूमध्य सागर में उतारकर यूरोप ले जाया जाता था। ये दूसरा मार्ग था। मैंने बताया कि जब ये रास्ते बंद हो गए, ये रास्ता बंद हो गया स्थल मार्ग, तुर्की से यूरोप में एंट्री का रास्ता बंद हो गया क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन तुर्क्स ने अधिकार कर लिया। जब ऑटोमन तुर्क्स ने यहां पे अधिकार कर लिया तो अब एक ही रास्ता बचा, व्यापार का, ये अरब नियंत्रण वाला। लेकिन फिर अरब व्यापारी जो यहां पर थे इनकी यहां पे मोनोपोली थी। जब ये रास्ता बंद हो गया तो व्यापारियों के साथ ये मनमानी करने लगेंगे, ठीक है। तो इनकी मनमानी से तंग आकर व्यापारी ये रास्ता भी छोड़ देंगे और उसके बाद जब ये रास्ता छूट जाएगा, दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। ये स्थल मार्ग यहां से भारत से चलकर तुर्की और तुर्की से यूरोप, ये रास्ता बंद हो जाएगा और फिर ये अरब नियंत्रण वाला रास्ता भी जब बंद हो जाएगा तब क्या होगा, तब यूरोपीय देशों को जरूरत पड़ेगी कि वो समुद्री रास्ते की खोज करें भारत से व्यापार के लिए। और ऐसा था क्यों, इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि भारतीय मसालों की, जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, ठीक है। और होता क्या था कि यूरोप एक ठंडा क्षेत्र है, यूरोप का जो क्षेत्र है ठंडा है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां, लोग वहां मांस का सेवन ज्यादा करते हैं, उस समय भी करते थे। और मांस को बचा कर रखने के लिए, अभी मैं आऊंगा इस पे आऊंगा, मांस को बचा कर रखने के लिए प्राकृतिक तरीके से वो भारतीय मसालों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस समय रेफ्रिजरेटर जैसी कोई चीज नहीं थी जिससे कि मांस को लंबे समय तक बचाकर रखा जा सके। ठंडा प्रदेश था, मांस खाते थे, उनको गर्मी मिलती थी और उस मांस को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनको भारतीय मसालों की जरूरत होती थी। इसलिए यह व्यापार बहुत जरूरी था यूरोपियंस के लिए। तो ये बात हो गई और इसी कारण से ये व्यापार होता था। लेकिन जब ये दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं तो यूरोपियन जो हैं वो समुद्री मार्गों की तलाश करते हैं और उस क्रम में यूरोप से जो पुर्तगाल है उसका एक मैरिनर या नाविक कहें, वास्को डी गामा, यहां पर केप ऑफ गुड होप है, ये अफ्रीका है, इससे होते हुए ये कालीकट पहुंचेगा भारत, ठीक है। भारत पहुंचेगा और किस तट पे पहुंचता है तो यहां पर ये मालाबार तट है, यहां पे पहुंचेगा कालीकट। ये मालाबार तट है, इधर वाले तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इधर वाला मालाबार तट, इधर वाला कोरोमंडल तट, ठीक है। तो मालाबार पहुंचता है। सवाल पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किस तट पे पहुंचा था, मालाबार तट पे या कोरोमंडल तट पे? तो ये कालीकट पहुंचा था मालाबार तट पे, ठीक है। कालीकट का आधुनिक नाम जो है वो कोझिकोड है। तो ये पुर्तगाल भारत आता है सबसे पहले और यहां पर मैंने बता दिया 1498 में वास्को डी गामा पहुंचता है भारत और फिर यहां से वो सब मसाले, हर्ब्स, जड़ी बूटियां, यानी जड़ी बूटियां, हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटियां, मसाले वो लेके जाता है इसी मार्ग से यहां पे पुर्तगाल। और वहां जो उसे मुनाफा होता है वो 60 गुना होता है। इससे पूरे यूरोप में तहलका मच जाती है और तहलका मचने से फिर कई देश अभियान अपना शुरू करेंगे भारत आने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि किस तरह से यूरोपीय देश भारत पहुंचते हैं और पुर्तगाल पहला देश है। पुर्तगाल आता है और पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा भी था कि उन्होंने क्या क्या किया था और पुर्तगालियों का फिर पतन भी होता है भारत में। तो हम पतन के कारणों की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए पुर्तगाली शक्ति का भारत में पतन कैसे हुआ, तो पहला यहां पे कारण मैंने दिया हुआ था कि पुर्तगाल एक छोटा देश था। देखिए पुर्तगाल जो है ये एक छोटा देश था, यहां पर बहुत छोटा सा देश है और देखिए भारत से दूरी इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो भारत से दूरी बहुत ज्यादा है, देश से दूर, आर्थिक भार का वहन कठिन था, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पुर्तगाल छोटा देश, देश से दूर, आर्थिक भार का वहन कठिन। अब देखिए पुर्तगाली कॉलोनी भारत में है, ठीक है ना, इतना दूर। तो इन कॉलोनियों को आर्थिक रूप से
इनका वहन करना, इन कॉलोनियों का पुर्तगाल के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि छोटा देश भी था और बहुत दूर भी था, तो एक फैक्टर माना जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके अलावे भी हम देखते हैं, देखिए पुर्तगाली जो है उनका इमेज बन गया था भारत में समुद्री डाकुओं का। मैंने आपको यह बताया था कि पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो देखिए यहां दो गवर्नर के नाम मैंने लिखे हुए हैं। एक है फ्रांसिस्को दी एल्मीडा, केवल एल्मीडा लिखा हुआ है, और दूसरा है अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो ये दो गवर्नरों का रोल बड़ा अहम रहा है। ये एक तो अल्मीडा का रोल रहा है ये कि उसने एक इमेज बना दिया था समुद्री डाकुओं का, पुर्तगालियों का, और अल्बुकर्क की वैवाहिक नीति थी, उसको धार्मिक नीति से भी आप रिलेट कर सकते हैं, जिसने कि पतन का मार्ग प्रशस्त किया पुर्तगालियों के लिए। तो अब देखिए यहां पे मैंने बताया कि पुर्तगाली समुद्री डाकुओं के रूप में पुर्तगालियों का इमेज बन गया था। अब ये कैसे बना था, देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले वास्को डी गामा आया, उसके बाद एक और नाविक आता है पेड्रो अल्बरेज कैब्राल, ठीक है, दूसरा नाविक आएगा। ये दोनों आए, इन्होंने ये व्यापार के इरादे से आए, लेकिन उस समय ये अपने साथ हथियार भी लेके आए थे, क्योंकि इनको पता था कि इस क्षेत्र में अरब व्यापारियों का नियंत्रण है, पूरे हिंद महासागर, अरब सागर वाले क्षेत्र में। इसलिए इनको लगता था कि हो सकता है कि युद्ध हो, और इन्होंने कई झड़प भी की थी। इस मार्ग में आने के क्रम में इनकी झड़पें भी हुई थी, ये हथियार लेके आए थे, मैंने बताया हुआ है। हाँ, और इसी क्रम में एक बार पेड्रो अल्बरेज जब भारत आया था, वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्बरेज आया था, 1498 में वो आया, और फिर 1500 में पेड्रो अल्बरेज कैब्रल आता है। तो यहां तो उसने एक बार ऐसा किया कि एक अरब व्यापारियों का एक जहाज भी उसने पकड़ लिया, और पकड़ के भारतीय एक राजा था उसको गिफ्ट कर दिया था। झड़प हो गई थी, इसलिए झड़प हो गई थी कि देखिए अब यहां पे सिर्फ अरबों का मोनोपोली था, फिर पुर्तगाली जब आने लगे तो नेचुरली कंपटीशन होना था, वहां पर फाइट होना था, क्योंकि पहले अरबों की मोनोपोली थी, लेकिन अब एक यूरोपीय शक्ति यहां आ गई है, तो नेचुरली ये फाइट होना ही था। ठीक है, कंपटीशन इनको लगा अरबों का कि होगा, इसलिए इनकी नाराजगी हुई, ये नाराज हुए और फिर इनमें झड़प भी हुई। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है डिटेल में। तो हुआ क्या कि पेड्रो अल्बरेज के बाद पहले आता है वास्को डी गामा 1498 में, फिर 1500 में आता है पेड्रो अल्बरेज। उसके बाद पुर्तगाली गवर्नरों का दौर शुरू होगा, और पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी एल्मीडा आता है भारत। ठीक है, फ्रांसिस्को दी एल्मीडा भारत आता है, और ये 1505 से लेकर, ठीक है, 1509 तक का इसका कार्यकाल है। किसका? फ्रांसिस्को दी एल्मीडा का। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। अब इसकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी, BWP मैंने लिखा हुआ है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉइंट की चर्चा मैं कर रहा हूं, पुर्तगालियों की इमेज समुद्री डाकुओं की बन गई थी, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो BWP ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति, या उसको आप कहें नीले जल की नीति। ठीक है, इसका मतलब क्या था शांत जल की नीति का? कि हिंद महासागर पे नियंत्रण। पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था, तो आप कहेंगे हिंद महासागर पे नियंत्रण, और उसने किया भी। ठीक है, ये जब भारत आता है तो इसने कहा कि भाई मुझे किससे व्यापार करना है ये हम बाद में देखेंगे, इसको साइड में रखते हैं। किस क्षेत्र में करना है इसको साइड में रखते हैं। हम करेंगे क्या? पहला काम करेंगे, क्योंकि देखिए वास्को डी गामा जब आया, पेड्रो कैब्रल आया, उसी समय पुर्तगालियों ने यह महसूस कर लिया था कि जब तक वो हिंद के पानी पे नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक भारत से उनका व्यापार करना, भारत और पूर्वी देशों से, पूर्वी देश में यहां पर इंडोनेशिया था, ठीक है, तो तब तक संभव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने शुरू से यह नीति बनाई कि हिंद के पानी को नियंत्रित करना है, यानी इंडियन ओशन पे कंट्रोल करना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो था फ्रांसिस्को दी एल्मीडा, भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर। तो इसी की थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति, यानी कि नीले पानी की नीति। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसके पास नेवी था। ठीक है, पुर्तगालियों के पास स्ट्रॉन्ग नेवी था। हाँ, मतलब
नौसेना थी इनके पास, ठीक है। और उसकी बदौलत उन्होंने फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने पूरे हिंद महासागर पे नियंत्रण कर लिया था। और यहां तक कि एक बार ऐसा हुआ कि यहां पर मिस्र है, मिस्र है, और उसके बाद आपको गुजरात है, यहां पर ये गुजरात है, मिस्र है और तुर्की, इन तीनों के शासकों को, इन तीनों को इसने हिंद महासागर में अल्मीरा ने पराजित कर दिया था। और उसके बाद पुर्तगालियों का हिंद महासागर में पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था, ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था। और एक समय ऐसा आया था कि पुर्तगालियों ये जो हिंद महासागर है इसको पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये सब किसकी बदौलत हुआ था? ये अल्मीरा की बदौलत हुआ था। इसके बाद इनका नियंत्रण इस तरह से बढ़ गया था कि यहां पर ये कार्ट्रेज इशू करने लगे थे। कार्ट्रेज का मतलब था एक परमिट, कि जिनको भी हिंद महासागर में, मतलब पुर्तगालियों को छोड़कर अगर दूसरे व्यापारियों को, चाहे अरब के व्यापारी हो चाहे कोई भी दूसरा हो, भारतीय व्यापारी हो, इनको अगर हिंद महासागर से व्यापार करना है तो इनका जहाज अगर हिंद महासागर में आएगा तो इनको पुर्तगालियों से एक परमिट लेना पड़ता था, जिसको कार्ट्रेज कहते थे, ठीक है ना। कार्ट्रेज प्रणाली इन्होंने शुरू किया था। जो कार्ट्रेज ले लेता था उसको ये पुर्तगाली सुरक्षा प्रदान करते थे, पीछे पीछे पुर्तगालियों का जहाज चलता था, कहता था कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से सुरक्षा के बहाने ये नजर रखते थे कि ये किससे व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्ट्रेज प्रणाली ये था कि पुर्तगालियों को एक परमिट देते थे दूसरे व्यापारी, अरब के व्यापारी हो, भारतीय व्यापारी हो, वो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों को से परमिट लेते थे, ठीक है। मतलब पुर्तगाली इनको परमिट देते थे, कार्ट्रेज लेना पड़ता था। मतलब परमिट का मतलब कुछ पेमेंट करेंगे और पेमेंट के बदले पुर्तगाली उनको परमिट देंगे, और उनके पास परमिट है तो पुर्तगाली हिंद महासागर में उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। यहां तक कि कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर को भी वो कार्ट्रेज यानी परमिट लेना पड़ता था, ठीक है, हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए। तो इस ढंग की नीति इन्होंने बना दी थी कि पूरे हिंद महासागर पे इन्होंने नियंत्रण कर लिया था, किसी को घुसने नहीं देते थे, कोई घुसता था तो उनको परमिट लेना पड़ता था, अदरवाइज वो क्या करते थे कि जहाज को लूट लेते थे, लूट लेते थे, डुबो देते थे। यानी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी इमेज एक समुद्री डाकू का बना दिया था, कि ये डाकू है एक तरह से। इन्होंने अपना इमेज एक छवि जो है एक समुद्री डाकू का बना दिया था। तो ये भी जो कारण रहा कि इनकी जो इमेज बन गई थी, इनके डाउनफॉल में इसने अहम भूमिका निभाई, ठीक है। क्योंकि अगर डाकुओं की आपका इमेज बनता है कि आप डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो नेचुरली आपका इमेज जो है नेगेटिव बनेगा, ठीक है। लोग चाहेंगे कि भाई दूसरे व्यापारी, भाई इनको हटाओ। इसके पहले अरबियन भी तो व्यापार करते थे, लेकिन वो इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, शांति से वो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। लेकिन इन्होंने भारत ही आकर और यहां पे क्या किया, लूट मचाना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। कहता कि इस लूट से बचना है तो आप हमसे परमिट लीजिए, यानी कार्ट्रेज प्रणाली के तहत आइए मेरे, आप हमको पेमेंट कीजिए, परमिट लीजिए, हम आपको हिंद महासागर में सुरक्षा देंगे। तो एक कारण ये था। उसके बाद देखिए, पुर्तगाली धार्मिक नीति बहुत ज्यादा कठोर थी और इसी वजह से हिंदुओं ने भी और मुस्लिमों ने भी, दोनों ने इनसे क्या की, दूरी बना ली। एक महत्वपूर्ण रीजन। अब देखिए, जब हम धार्मिक नीति की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि 4 प्रमुख यूरोपीय देशों में, या हम सारे यूरोपीय देश जो भारत आए, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनमार्क, फ्रांस, जो भी भारत आया, इसमें सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य को लेकर भारत कौन आया था, तो पुर्तगाली ही आए थे। कन्वर्ट करो, यहां पर क्रिश्चियन बनाओ लोगों को, ठीक है, ईसाई बनाओ। तो सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य को लेकर पुर्तगाली आए थे। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य को लेकर भारत कौन आया था, तो आपका आंसर होगा पुर्तगाल, ठीक है। तो अब देखिए, अल्मीरा के बाद एक गवर्नर और आता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के पॉलिसी में बड़ा डिफरेंस था।
ये अल्मीरा कहता था कि हम पानी पे नियंत्रण करेंगे, इसने पानी पे नियंत्रण किया। किस पानी पे? हिंद के पानी पे नियंत्रण किया। ये कहता है जब आता है, ये जब आएगा तब तक हिंद के पानी पे नियंत्रण हो चुका है। ये कहेगा अब जो है हम लैंड पे फोकस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसने पानी पे फोकस किया फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने, जबकि ये लैंड पे फोकस करेगा। कौन? जमीन पे फोकस करेगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। देखिए यहां पे मैंने लिखा है BWP, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति या नीले जल की नीति, जबकि यहां पे लिखा है MP का मतलब मैरिज पॉलिसी। अब देखिए ये एक मैरिज पॉलिसी लेके आता है। बेसिकली एक चीज और जान लीजिए अल्बुकर्क के बारे में, इसको भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक मतलब रियल फाउंडर किसे कहते हैं? हां, तो आपका जवाब होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल इसके बाद शुरू होता है 1509 से 1515 तक ये रहेगा। ठीक है। अब जो अल्बुकर्क है इसने क्या किया कि एक विवाह नीति चलाई। ये विवाह नीति क्या था? देखिए इसने एक तो ये गोवा, ये बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा भी जीतता है। ठीक है। इसने जमीन का मतलब क्या हो कि हम जमीन पे कब्जा करेंगे, इसकी पॉलिसी थी। इसकी वाटर पे, जल पे, तो इसकी जमीन पे। और इसने इस क्रम में क्या किया? इसने गोवा जीता यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान से। उसके अलावा इसने मलक्का मतलब ये देखिए, ये मलक्का है, ये इंडोनेशिया में मलक्का पड़ेगा, तो इंडोनेशियन आइलैंड में। ठीक है। तो मलक्का इसने इंडोनेशियन आइलैंड में यहीं पे पड़ेगा मलक्का, तो इस पे इसने कब्जा किया। उसके बाद इसने हरमुज, देखिए औरमुज या हरमुज फारस की खाड़ी में था, इस पे कब्जा किया था। हाँ, तो समझ लीजिए कि इसने लैंड पे कोशिश की थी इधर आकर और पूर्व में आकर, और इसको भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसके और भी कारण है क्यों वास्तविक सत्ता का क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता का। तो देखिए इसने एक मैरिज पॉलिसी चलाई, विवाह नीति के लिए बड़ी फेमस था ये। इसने क्या किया? इसने ये सोचा कि अगर हम, क्योंकि देखिए जब ये आए थे तो अगर कोई बाहरी शक्ति आती है यहां पर या कहीं भी जाती है तो वहां के लोग तो उसका विरोध करेंगे। तो इसके दो पर्पस थे कि पहले तो क्या करो कि जनसंख्या बढ़ाओ यहां पर। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों की। तो उसने क्या किया? पुर्तगाली पुरुषों को यह प्रेरित किया कि वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें। ठीक है। तो इससे दो फायदे हुए। क्या फायदा हुआ कि एक तो अगर कोई भी किसी का भी विवाह, जिस पुर्तगाली पुरुष का विवाह भारतीय स्त्री से होगा तो वहां एक रिश्ता कायम हो जाएगा, वैवाहिक रिश्ता। और जब कोई आपका रिलेटिव हो जाएगा, रिश्तेदार हो जाएगा, तो फिर आपका वो विरोध करना बंद कर देगा। तो हुआ क्या? इसने जो विवाह नीति चलाई और पुर्तगाली पुरुषों ने जो भारतीय स्त्रियों से विवाह किया, तो जिस घराने में, जिस घर में उनके वैवाहिक संबंध हुए, उन घरानों ने, उन परिवारों ने उनका विरोध करना बंद कर दिया। वो विरोध नहीं करेंगे, एक फायदा तो वो ये हुआ। दूसरा, जो स्त्री विवाह कर रही है वो क्रिश्चियन हो जा रही है। ठीक है ना? तो उनके जो संतान होंगे, हाँ, वो क्या होंगे? क्रिश्चियन होंगे। तो इस तरह से क्रिश्चियनों की यानी ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है भारत में। और जैसे जैसे वृद्धि होगी, हाँ, उनका समर्थन भी बढ़ेगा भारत में। तो ये चलाया था किसने? ये अल्बुकर्क ने ये नीति अपनाई थी और बहुत ज्यादा इसमें सफलता भी मिली थी। ठीक है। इसके अलावा इसने एक सती प्रथा को भी खत्म करने का प्रयास किया था। तो इसमें भी इसका पर्पस यही था कि सती प्रथा कैसे खत्म होगा? तो कहेगा कि भाई जो भी विधवाएं होंगी उनको कहेगा कि भाई आप आइए और हमारे पुरुषों से विवाह कीजिए। ठीक है। तो महिलाएं भी सोचेंगी कि चलो, या उनके घर परिवार वाले भी सोचेंगे कि चलो एक विधवा स्त्री है, उसका जीवन बन जाएगा, घर बस जाएगा, तो शादी करना बेहतर है। तो इससे भी उसको अपने धर्म के प्रचार प्रसार में और जनसंख्या को बढ़ाने में, ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ाने में काफी मदद मिली थी। लेकिन कुछ लोग जिनके यहां विवाह हो रहा है वो समर्थन भी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पुर्तगालियों के इस नीति का विरोध भी तो करेंगे ही, जो दूसरे लोग होंगे। ठीक है। उनको अच्छा थोड़े लगेगा कि इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाए और आके वो मनमानी करें। तो इससे क्या हुआ कि वो जो कन्वर्जन करने का विवाह नीति के तहत और सती प्रथा को खत्म करने के बहाने जो ईसाइयों की जनसंख्या को बढ़ाने का
जो इसकी जो योजना रही, जिसमें ये काफी हद तक अल्बुकर्क सफल रहा। तो इससे क्या हुआ कि इससे हिंदू और मुसलमान और कठोरता से ये इसका पालन भी करवाते थे, बड़ी कठोर थे। हाँ, टॉर्चर भी करते थे हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी जबरदस्ती कहा भी जाता था कई लोगों को कि भाई आप धर्मांतरण कीजिए, ईसाई बनिए। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हुए और दूरी बढ़ी, दोनों चीजें हुई। अल्बुकर्क ने शुरुआती दौर में आपको सफलता भी मिली, और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, हाँ, उसके कारण आपको क्या होगा, आपके लिए वो नकारात्मक भी होगा। तो अल्बुकर्क की ये जो नीति रही, हाँ, तो पुर्तगालियों की ये जो धार्मिक नीति रही, और अल्बुकर्क के बाद भी आप देखेंगे तो इन्होंने धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। हाँ, तो इसमें ये काफी कठोर रहे थे, कठोरता से पेश आते थे हिंदुओं से, मुसलमानों से। तो हिंदू और मुसलमानों दोनों ने दूरी बनाई इनसे, तो ये भी एक कारण इनके पतन का रहा। और देखिए मैंने लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम दोनों, हाँ, यहां पर हिंदू भी और मुसलमान दोनों ने क्या किया, दूरी बना ली। मैंने लिखा हुआ है दूरी बना ली। और उसके बाद डचों का आना, हाँ, ये जो डच हैं यहीं पर नीदरलैंड वाले, ये दूसरे यूरोपीय देश थे। 100 साल बाद पुर्तगाली 1498 में आते हैं, वास्को डी गामा 1498 में आया था, जबकि ये 1595-96 में भारत आएंगे। ठीक है, और ये आते ही क्या करेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे इंडोनेशिया, और यहां पे क्या करेंगे, वांटम जीत लेंगे। वहां कौन था, पुर्तगाली थे। ठीक है, और पुर्तगालियों को ये हर जगह से हटाना शुरू करेंगे। हाँ, इवन श्रीलंका में पुर्तगाली थे, यहां से हटा देंगे। इंडोनेशिया में इन्होंने अम्बायान जीता, वहां भी पुर्तगाली थे। जाकर्ता में पुर्तगाली थे, वहां से भगा दिया पुर्तगालियों को। कोचीन में थे यहां भारत में, यहां से भगा दिया पुर्तगालियों को। तो डचों ने क्या किया, जब डच आते हैं तो डचों ने पुर्तगालियों की शक्ति को छीण कर दिया। और बाद में अंग्रेज भी आएंगे, तो अंग्रेज तो अपने आप में सबसे ज्यादा ताकतवर यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर के आए थे। तो अंग्रेज तो जो करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन अंग्रेजों के पहले पुर्तगाली शक्ति को इन डचों ने ही छीण कर दिया था भारत में। ठीक है ना, पुर्तगाली शक्ति को भारत में डचों ने ही लगभग खत्म कर दिया था। भारत में और इंडोनेशिया में इन्होंने खत्म कर दिया। तो डचों का आना भी, और फिर डचों के बाद ब्रिटिशर्स का आना पुर्तगालियों के लिए घातक साबित हुआ, और भारत में धीरे धीरे इनका अंत हो गया। हालांकि आप देखेंगे कि अगर आप देखें तो डच जब आए थे ना, तो डच ऑलरेडी ये भी हथियार लेके आए थे यहां पर। क्यों, देखिए डच 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ठीक है ना, वेरिंग दे ओस्ट इंडीज डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो वो जब आते हैं भारत में, तो 1602 में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और उनको यह अधिकार दिया गया था, व्यापार का तो दिया ही गया था, साथ साथ युद्ध का और संधि का भी, मतलब वॉर और ट्रीटी का भी अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, 1602 में। और इस अधिकार को दे के भेजा गया था, यानी कि तय था, उनको पता था कि यहां पुर्तगाली हैं और हिंद महासागर पे उनका नियंत्रण है। नीले जल की नीति, यानी कि शांत जल की नीति, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन्होंने पूरे हिंद महासागर पे नियंत्रण कर रखा है। तो ये जब भारत आते हैं तो इस इरादे से आते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो युद्ध भी करेंगे, और आते ही इन्होंने वांटम, भारत और पूर्वी देश, ना कि सिर्फ भारत, आते ही वांटम में इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। हाँ, जाकर्ता जीत लिया, अम्बायान जीत लिया, यहां कोचीन जीत लिया, यहां तक श्रीलंका में पुर्तगाली थे, यहां से इनको भगा दिया। तो डच आएंगे तो जहां जहां डच जाएंगे ना, वहां से वो पुर्तगालियों को भगा देंगे। ठीक है, तो डचों का आना भी क्या हुआ कि पुर्तगालियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। हालांकि फाइनली पुर्तगाली रूट आउट भारत से होंगे, उनकी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन ये सबसे पहले भारत में आए 1498 में, और सबसे बाद में भारत से जाते हैं 1961 में। गोवा से ये गए हैं 1961 में। ये गोवा यहां पर है, यहां पे गोवा है, तो आप देखेंगे कि 1961 में ये फाइनली गोवा से गए, इन्होंने गोवा छोड़ा। हाँ, 1961 में, यानी भारत की आजादी के बाद इन्होंने गोवा को छोड़ा है। तो पुर्तगाली यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली जो थे वो प्रथम थे। पुर्तगाल जो था वो प्रथम यूरोपीय देश था जो भारत आया, और अंतिम यूरोपीय देश था जो भारत छोड़ के गया। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और पुर्तगालियों के जो पतन का भारत में कारण था, हमने
एक बार उसको डिस्कस कर लिया। छोटा देश था, आप देख रहे हैं बहुत दूर है भारत से, तो आर्थिक रूप से पुर्तगाली कॉलोनियों का वहन इसके लिए मुश्किल था। पुर्तगालियों की इमेज समुद्री डाकुओं की बन गई थी, मैंने बताया कैसे बन गई थी, जिसकी वजह से इमेज खराब होगा तो डाकुओं का इमेज बनेगा तो आपके लिए नकारात्मक होगा, ये आप ज्यादा दिन तक कहीं भी एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। धार्मिक नीति थी तो धार्मिक नीति कठोर थी, हाँ जबरदस्ती इन्होंने धर्मांतरण की कोशिश की, विवाह नीति के तहत, सती प्रथा के तहत, और उसके अलावा उन्होंने जबरदस्ती भी की। तो इसकी वजह से भी हिंदू मुस्लिम दोनों ने दूरी बनाई, और जहां जब हिंदू मुस्लिम दूरी बना लेंगे भारत में तो आपके लिए आपको अपना वजूद बनाना मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली जब डच आए तो उन्होंने पूरी तरह से खात्मा कर दिया। ब्रिटिशर्स आए तो जो रही सही कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी। तो इस तरह से पुर्तगाली शक्ति का भारत में पतन हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।